गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग वाटर हैमर प्रेशर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो जनरली वाटर हैमर प्रेशर क्या होता है और कब वाटर हैमर प्रेशर जनरेट होता है। तो जब भी हम किसी पाइप में लगे जो भी वाल्व होते हैं, स्टॉप वाल्व, जब उनको हम सडनली क्लोज कर देते हैं तो इससे जो वाटर हमारा होता है, फ्लो होता है, वो तुरंत क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। जिससे वाटर हमारा जो होता है, यहाँ पे जो वाल्व बंद करते हैं तो उससे क्या होता है, बार बार जो वाटर की वेव होती है वो आगे पीछे होती है। जो वेव होती है वाटर की, वो क्या होगी, जैसे ये कोई हमारा पाइप है, ये हमारा कोई पाइप है, यहाँ पे एक कोई वॉल लगा हुआ है, स्टॉप वॉल। ये हमारा स्टॉप वॉल है। जब हम स्टॉप वॉल को सडनली एकाएक क्लोज करेंगे तो जो इसमें वाटर फ्लो होता है पाइप में, वो क्या होता है, एकाएक स्टॉप हो जाता है, सडनली स्टॉप हो जाएगा। तो इससे जो वाटर की वेव होती है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में वो क्या करती है, मूव करने लगती है। तो इससे जो वाटर होता है उस वॉल पे हमेशा क्या होता है, साउंड क्रिएट करता है, एक उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, जिससे हमारा वाटर हैमर प्रेशर जनरेट होता है। तो इससे हमारा, जब हम सडनली वॉल्व क्लोज करते हैं, इससे क्या हमें प्रॉब्लम हो सकती है कि जो हमारा पाइप्स होता है वो ज़्यादा चांस होता है डैमेज होने का। तो इसलिए जो वॉल्व हम सडनली क्लोज करते हैं, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वॉल्व को उस स्लोली स्लोली हमको उसको स्टॉप करना चाहिए, बंद करना चाहिए, ताकि वाटर हैमर प्रेशर मिनिमम से मिनिमम जनरेट हो। अब जो वाटर हैमर प्रेशर जनरेट होता है तो उसमें मैक्सिमम वाटर हैमर प्रेशर जो डेवलप्ड होता है जब हम क्विकली या इंस्टेंटली क्लोज करते हैं वॉल्व को, तो उससे हमारा जो प्रेशर जनरेट होगा मैक्सिमम, उसका फार्मूला क्या होता है, उस फार्मूले के बेसिस पे हम एक डेरिवेशन करेंगे, जिससे हमें एक फार्मूला मिलेगा। उस फार्मूले से हम जो टाइम होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वाटर हैमर प्रेशर के कारण जो सडनली क्लोज करते हैं वाल्व को, उससे जो मैक्सिमम वाटर हैमर प्रेशर जनरेट होता है, उसका क्या फार्मूला है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है कि द मैक्सिमम वाटर हैमर प्रेशर इज डेवलप्ड व्हेन द वाल्व इज क्विकली और इंस्टेंटली क्लोज्ड। जब हम वाल्व को सडनली क्लोज करते हैं या क्विकली क्लोज करते हैं तो हमारा मैक्सिमम वाटर हैमर प्रेशर जनरेट होता है। तो मैक्सिमम वाटर हैमर प्रेशर पी एच मैक्सिमम इक्वल्स टू क्या होता है, रो डब्ल्यू इंटू यू पी इंटू वी। ये हमारा मैक्सिमम वाटर हैमर प्रेशर का फॉर्मूला होता है। तब यू पी इक्वल्स टू क्या होता है, हमारा वेलोसिटी ऑफ द प्रेशर वेव जनरेटेड, और वी हमारा क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वाटर इन पाइप। जो पाइप के अंदर वाटर होता है उसकी वेलोसिटी कितनी है, वो हमारा होता है कैपिटल वी की वैल्यू। ठीक। अब इसमें दो कंडीशन आता है, जो यूपी की वैल्यू होती है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमारा कंडीशन क्या है कि when the elasticity of pipe material is also considered, then velocity of pressure wave, when the elasticity of pipe is ignored, then velocity of pressure wave up equals to under root ew into rho w into 1 upon under root 1 plus ew upon ep into d by 2। ये हमारा कब होगा, जब हम इलास्टिसिटी ऑफ पाइप इज इग्नोर्ड, जब हम इलास्टिसिटी ऑफ पाइप को इग्नोर करेंगे तब हमारा उस कंडीशन में यूपी इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा ये फार्मूला। ठीक। अब इसमें जो जो टर्म्स हुए हैं उसमें उसका क्या क्या टर्म्स है, वेयर ई डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वाटर और बल्क मॉडुलस ऑफ कंप्रेशन ऑफ वाटर। ई पी इक्वल्स टू क्या होता है, हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पाइप मटेरियल। स्मॉल डी इक्वल्स टू क्या होता है, डायमीटर ऑफ पाइप। टी इक्वल्स टू क्या होता है, थिकनेस ऑफ द पाइप सेल। और रो डब्ल्यू इक्वल्स टू होता है डेंसिटी ऑफ वाटर। ये हमारा इक्वेशन नंबर वो 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसमें जो जो टर्म्स हुए हैं, जो ई डब्ल्यू ई पी, इसकी वैल्यू हमारा हर एक पाइप के लिए अलग अलग होगी, जिसके आगे हम अभी इसमें आगे डिस्कशन करेंगे कि हम कब कब हम कौन सी वैल्यू एज्यूम करेंगे। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो जब हम इक्वेशन नंबर 2 जो यूपी इक्वल्स टू है, जब उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी एच मैक्स इक्वल्स टू
रो डब्ल्यू इंटू, अब यूपी की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे, तो हमने ये वैल्यू पुट किया अंडर रूट ई डब्ल्यू अपॉन रो डब्ल्यू इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ई डब्ल्यू अपॉन ई पी इंटू डी बाई टी इंटू हमारा वी ऑलरेडी है पी एच मैक्स कॉस्ट में। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, यूपी की जो हमारा इक्वेशन था उसको हमने इसमें पुट कर दिया। अब इसमें जो अंडर रूट ई डब्ल्यू अपॉन रो डब्ल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर आर सोनिक वेलोसिटी। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 1433 मीटर पर सेकेंड होती है। कहीं कहीं ये वैल्यू 1430 मीटर पर सेकेंड भी दी रहती है। तो ये हमारा अंडर रूट ई डब्ल्यू अपॉन रो डब्ल्यू की वैल्यू होती है। अब जब हम इस वैल्यू को पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें पी एच मैक्स की वैल्यू क्या होगी, मिल जाएगी। अब इसमें एक और फार्मूला होता है पी एच मैक्स इक्वल टू 14.6 इंटू वी अपॉन 1 प्लस के डी अपॉन टी अंडर रूट में के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर की कंडीशन में ये हमारा फार्मूला होगा। अभी हमने अभी बताया कि जो हमारा ई डब्ल्यू होता है वो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वाटर होता है, और हमारा जो ई पी होता है वो हमारा क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पाइप मटेरियल। तो अब हमें अगर यहाँ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, के इक्वल्स टू होता है ई डब्ल्यू अपॉन के इक्वल्स टू होता है ई डब्ल्यू अपॉन ई पी। ठीक, ई डब्ल्यू हमारा होता है, ई डब्ल्यू इक्वल्स टू होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वाटर, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वाटर, और जो हमारा ई पी होता है वो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पाइप मटेरियल। तो यहाँ से हम के की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी वैल्यू को पुट करने के लिए अगर हम इस फार्मूले से सॉल्व करते हैं तो। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारा ई की वैल्यू होगा किस पाइप्स के लिए क्या क्या होती है। तो जो वैल्यू होती है ई की वाटर के लिए, यहाँ हम कुछ पॉइंट्स लिख दे रहे हैं। वैल्यू ऑफ ई, वैल्यू ऑफ ई फॉर वाटर, फॉर वाटर इक्वल्स टू होता है 2100 MPa। इसको हम लिख सकते हैं 0.02 इंटू 10⁵ MPa। ये ई की वैल्यू हो जाएगी वाटर के लिए। अब स्टील के लिए हमारा ई पी की वैल्यू क्या होगी, ई पी फॉर स्टील, फॉर स्टील ये हमारी हो जाएगी 2.1 इंटू 10⁵ MPa। ठीक, अब ई पी की वैल्यू कास्ट आयरन पाइप के लिए क्या होगी, ई पी फॉर कास्ट आयरन, फॉर कास्ट आयरन इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1.05 इंटू 10⁵ MPa। ये हमारा कास्ट आयरन के लिए ई पी की वैल्यू हो जाएगा। देन उसके बाद कंक्रीट के लिए ई पी की वैल्यू हमारी क्या होती है, ई पी फॉर कंक्रीट, ई पी फॉर कंक्रीट इक्वल्स टू होता है 0.21 इंटू 10⁵ MPa। ये हमारी ई पी की वैल्यू हो जाएगी अलग अलग पाइप्स के लिए। ठीक, ये देख सकते हैं आप, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है स्मॉल के इक्वल्स टू ई डब्ल्यू अपॉन ई पी, जो कि हमने अभी बताया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पाइप मटेरियल, और यहाँ ई की वैल्यू अलग अलग पाइप्स के लिए अलग अलग है। अब नेक्स्ट हमारा एक फार्मूला है थिकनेस का, थिकनेस ऑफ पाइप फॉर सेफ डिजाइन अगेंस्ट इंटरनल प्रेशर ऑफ वाटर। उस कंडीशन में हमारी टी इक्वल्स टू क्या था, 1/η इक्वल्स टू पी इंटू डी अपॉन सिग्मा एस टी। ठीक,
P इक्वल्स टू इंटरनल प्रेशर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिखा गया, और थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा इफिशियंसी ऑफ जॉइंट, ये हमारा थिकनेस हो जाएगा पाइप के लिए, ठीक, इंटरनल प्रेशर ऑफ वाटर के अगेंस्ट में। अब इसमें एक कंडीशन आता है जो हमारा क्रिटिकल टाइम होता है कि अगर हम वॉल्व को ग्रेजुअली क्लोज करें या अगर हम वॉल्व को सडनली क्लोज करें, तो उस कंडीशन में हमारा टी कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ क्रिटिकल टाइम। क्रिटिकल टाइम क्या, इफ़ द वॉल्व इज क्लोज ग्रेजुअली द टाइम टेकन बाय द वेव is going to the reservoir and coming back to the valve is called critical time। यानी कि क्रिटिकल टाइम क्या है कि जब हम अगर यदि हम वॉल्व को ग्रेजुअली क्लोज्ड करते हैं तो उस दौरान जो हमारा वाटर का वेव होता है वो रिजर्वायर तक जब जाएगा, और जब रिजर्वायर से वॉल्व तक रिटर्न आएगा तो उस टाइम, उसमें जो भी टाइम लगेगा उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टाइम बोलते हैं। फार्मूला हमारा क्या होता है, टी सी इक्वल्स टू 2 × S/UP, ये हमारा क्रिटिकल टाइम का फार्मूला हो जाएगा। अब इसमें S क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द वॉल्व फ्रॉम टू रिजर्वायर। इसमें जो S का टर्म यूज हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, वेयर S इज द डिस्टेंस ऑफ द वॉल्व फ्रॉम टू रिजर्वायर, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर T और T में वैल्यू के कंपेयर की बात करें तो कंडीशन हमारा क्या है कि इफ़ द एक्चुअल टाइम ऑफ क्लोजर T इज लेस देन और इक्वल टू क्रिटिकल टाइम TC, नेचुरली फुल मैक्सिमम वाटर हैमर प्रेशर विल बी डेवलप्ड। यानी कि अगर हमारा जो क्लोजर टाइम T है वो लेस देन या इक्वल टू क्रिटिकल टाइम पे होगा, तो उस कंडीशन में जो होगा हमारा मैक्सिमम वाटर हैमर प्रेशर डेवलप्ड होगा, ठीक। तो अब जब ऐसी कंडीशन आएगा तो उसके लिए हमारा कौन सा फार्मूला यूज होगा कि इफ़ द एक्चुअल टाइम ऑफ क्लोजर T इज मोर देन क्रिटिकल टाइम TC, फुल प्रेशर इज नॉट डेवलप्ड, देन पीएच इक्वल्स टू होगा पीएच मैक्स इंटू TC/T। पीएच मैक्स हमने जो अभी पीछे फार्मूला बताया है ρW इंटू UP/V से, उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। और TC हम इक्वल्स टू, हमारा TC इक्वल्स टू होता है 2 × S/UP। यहाँ से हम TC की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, और जो हमारा T की वैल्यू दिया रहेगा उसको पुट करके हम पीएच की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया जो वाटर हैमर प्रेशर जनरेट होता है, मैक्सिमम वाटर हैमर प्रेशर, उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम वाटर हैमर प्रेशर को रिड्यूस करेंगे। क्या करना चाहिए कि जैसे हमारा जो वाटर हैमर प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो वॉल्व होना चाहिए, स्टॉप वॉल्व या क्लोजिंग वॉल्व, उसको स्लोली क्लोज करना चाहिए ताकि हमारा मिनिमम से मिनिमम वाटर हैमर प्रेशर जनरेट हो, ठीक, जिससे हम वाटर हैमर प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा भी क्या है कि वाटर हैमर प्रेशर कैन बी कंसिडरेबली रिड्यूस्ड बाय यूजिंग स्लो क्लोजिंग वॉल्व। स्लो क्लोजिंग वॉल्व का यूज करके वाटर हैमर प्रेशर को हम रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन होता है उसमें हम एयर रिलीफ वॉल्व को प्रोवाइड कर सकते हैं। एयर रिलीफ वॉल्व को प्रोवाइड करने से जो हमारा वाटर क्लोज करते हैं तो जो उसमें प्रेशर जनरेट होता है वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली उस एयर रिलीफ वॉल्व से उस एयर को रिलीज कर देता है, जिससे हमारा जो प्रेशर होता है, वाटर हैमर प्रेशर मिनिमम से मिनिमम जनरेट होता है। तो इससे जो हमारा पाइप होता है वो डैमेज होने का चांस नहीं रहता है। तो इसीलिए जो भी वॉल्व को क्लोज करना चाहिए, वॉल्व पाइपलाइन में, उसको सडनली क्लोज न करके हमें स्लोली क्लोज करना चाहिए ताकि मिनिमम से मिनिमम वाटर हैमर प्रेशर जनरेट हो। नेक्स्ट हम इसमें कुछ बात कर लेते हैं कि जो हमारा पाइप फ्लो होता है, पाइप का यूज़ करते हैं वाटर को फ्लो कराने के लिए, तो उसमें कौन कौन से प्रेशर जनरेट लगते हैं। तो अगर हम जैसे पाइपलाइन की जब लेइंग करते हैं, जब हम अंडरग्राउंड पाइपलाइन लगाते हैं, ज़मीन के नीचे पाइप को लेइंग करते हैं,
तो उसमें हमारा उसको हम एक्सटर्नल लोड में कंसीडर करते हैं। तो उसके जो लोड आता है वो किसके कारण, एक्सटर्नल लोड के कारण आता है। तो प्रेशर ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। तो एक्सटर्नल लोड हमारा मतलब कि पाइप के ऊपर से कौन कौन से लोड उस पर पड़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटर्नल लोड ट्रांसफर टू द पाइप। अब कौन कौन से होते हैं, जब हम पाइप की लेइंग कर लेते हैं, अंडरग्राउंड पाइप लाइन लगा देते हैं, तो उसके ऊपर से हम जब मिट्टी की बैक फिलिंग करते हैं तो मिट्टी का जो वेट होता है वो एक्सटर्नल लोड में हम कंसिडर करते हैं, ठीक। दूसरा चीज़ क्या होता है कि जो ट्रैफिक लोड होता है उसको भी हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल लोड में भी कंसिडर करते हैं। मीन्स कि अगर कोई पाइपलाइन ज़मीन के नीचे हम लगाते हैं तो उसके ऊपर से जब हम मिट्टी फिलअप कर देते हैं, बैकफिल कर देते हैं, तो उसके ऊपर से अगर कोई ट्रैफिक लोड जाता है तो वो लोड भी हम एक्सटर्नल लोड में ही हम कंसिडर करते हैं। थर्ड हमारा क्या हो सकता है कि सेल्फ वेट ऑफ पाइप, यानी कि जो पाइप होती है उसका खुद का जो सेल्फ वेट होता है वो भी एक्सटर्नल लोड में ही कंसिडर किया जाता है। तो इस तरीके से ये सारे ऐसे लोड हैं जिनको हम एक्सटर्नल लोड में कंसिडर करते हैं। अब हम इंटरनल प्रेशर की बात करें तो जनरली जो इंटरनल प्रेशर होता है उसमें हम जो वाटर का प्रेशर होता है उसको हम कंसीडर करते हैं इंटरनल प्रेशर में, ठीक है। क्योंकि जो हम इंटरनली पाइप में वाटर को फ्लो कराते हैं तो वो किसी न किसी प्रेशर से ही फ्लो कराते हैं, तो वो हमारा इंटरनल प्रेशर हो जाता है पाइप के अंदर। तो ये दो तरीके के लोड पाइप में आते हैं, एक इंटरनल लोड और एक एक्सटर्नल लोड। तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया वाटर हैमर प्रेशर। इससे रिलेटेड हमने कुछ थियरी के बारे में डिस्कशन किया और उससे रिलेटेड जो मैक्सिमम वाटर हैमर प्रेशर जनरेट होता है उसको कैलकुलेट करने के फार्मूले के बारे में डिस्कशन किया। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।